नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रयास विद अवधेश में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिसे पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। तो हम इस टॉपिक पर जानेंगे कि भारत में पंचायती राज का इतिहास क्या है, पंचायती राज कहते किसे हैं, स्थानीय स्वशासन क्या है, आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास पंचायती राज के लिए किए गए जिससे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लागू हो पाया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को जिसे पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। पंचायती राज या इसी को दूसरे नाम से जानते हैं स्थानीय स्वशासन। देखेंगे पंचायती राज को अगर हम देखें तो पंचायती मतलब पंचायत और पंचायत का मतलब होता है स्थानीय पंचायत और राज का मतलब होता है शासन। राज का मतलब क्या होता है? शासन। मतलब स्थानीय पंचायत का शासन ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय पंचायत का शासन ही क्या कहलाता है? स्थानीय स्वशासन कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत के निचले स्तर तक शासन प्रशासन की जिम्मेदारियां उपलब्ध करा के उन्हें विकास के मुख्य धारा से जोड़ना स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं इसका इतिहास भारत में क्या रहा है। तो देखेंगे पंचायती राज के इतिहास को दो भागों में बांट लिया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला ये है कि आज़ादी के पहले का इतिहास और आज़ादी के बाद का इतिहास। चलिए इसको दो भागों में बांटने का मुख्य कारण ये है कि हम आसानी से स्थानीय स्वशासन के इतिहास को समझ सकते हैं और साथ ही साथ इसमें यह भी जान जाएंगे कि भारत में आज़ादी के पहले क्या क्या प्रयास किए गए और आज़ादी के बाद कैसे भारतीय शासन द्वारा ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देकर स्वशासन लागू किया गया। तो चलिए देखते हैं आज़ादी के पहले का इतिहास। अगर हम बात करें तो इस पे मुख्य चीज़ें ये हैं। सैंधव सभ्यता के पतन के बाद भारत में आर्यों का आगमन प्रारंभ हो गया और आर्यों ने एक नए समाज की नींव भारत में डाली जिसे कबीलाई समाज कहा जाता है। कौन सा समाज? कबीलाई समाज। कबीलाई समाज आपसी सहयोग पर निर्भर करता था। यहाँ शासन प्रशासन का नेतृत्व या चुनाव जनता द्वारा चुनाव के आधार पर किया जाता था। अर्थात लोगों ने अपनी सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए एक ऐसे तंत्र को विकसित किया जो हम कह सकते हैं कि कुछ रूप में स्थानीय स्वशासन कहलाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का छोटा या छिटपुट रूप सबसे पहले हमें इसी आर्यों के कबीलाई समाज में प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासन मौर्य साम्राज्य था और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के लिए काफ़ी प्रयास किया गया। इसका वर्णन हमें इस समय के प्रशासक या हम कह सकते हैं इस समय के प्रधानमंत्री या इस समय के राजनीतिक विचारक कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। तो भाई स्थानीय स्वशासन का पहला विवरण हम कह सकते हैं कबीलाई समाज से, दूसरा विवरण प्राचीन भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से अर्थात मौर्य साम्राज्य से, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विवरण हमें दक्षिण भारत में स्थापित चोल साम्राज्य से प्राप्त होता है। चोल साम्राज्य के अंतर्गत भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए काफ़ी प्रयास किया गया। चोलों द्वारा ग्रामीण स्तर पर काफ़ी विकास किया गया। कृषि के लिए जोत का निर्धारण किया गया, भूमि का निर्धारण किया गया और साथ ही साथ कृषि की सिंचाई के लिए या कृषि भूमि की सिंचाई के लिए कई नहरों का विकास किया गया। तो हमें स्थानीय स्वशासन का जो व्यावहारिक प्रयोग दिखाई देता है वो चोल साम्राज्य के अंतर्गत, चोल साम्राज्य के शासन के अंतर्गत दिखाई देता है। आप जानते हैं दक्षिण भारत में चोल साम्राज्यों की दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला तो उनकी नौसेना। प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी? चोल साम्राज्य के पास थी। और दूसरा उनका ग्रामीण विकास।
और इसी ग्रामीण विकास के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को व्यावहारिक रूप में इनके द्वारा लागू किया गया। इसके बाद देखिए, भारत में मुसलमान आए और फिर अंग्रेज आए, और अंग्रेज़ों का एक व्यक्ति जो प्रशासक था जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा इस नाम को, ये जरूरी है नाम, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन द्वारा वर्ष 1882 में, याद रखिएगा तारीख, वर्ष याद रखिएगा, वर्ष 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। कब लाया गया? 1982 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव लाया गया। इसी कारण लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। इनका नाम याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन। परीक्षाओं में आते हैं, पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो कौन है? लॉर्ड रिपन है। ये आज़ादी के पहले का इतिहास है जो मैंने आपको 4 आधारों पर बताया। कबीलाई समाज, दूसरा मैंने बताया आपको मौर्य शासन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा बताया चोल साम्राज्य के अंतर्गत ग्रामीण विकास, और चौथा मैंने बताया अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन के लिए लाया गया प्रस्ताव। इसके बाद भारत में राजनीतिक उथल पुथल का दौर रहा, और इसी उथल पुथल के दौर में भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो इसी समय गांधी जी ने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र राज्य में बैठकर शासन करने से नहीं होता है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर अधिकार और शक्तियां उपलब्ध कराने से ही सच्चे लोकतंत्र को प्राप्त किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप भारत का संविधान जब बनाया गया तो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अर्थात भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 40 रखा गया, जिसका विषय ग्राम पंचायतों का संगठन रखा गया। तो भाई भारत में संविधान में ग्राम पंचायतों के बारे में चर्चा कहाँ है? तो अनुच्छेद 40 में रखी गई। इसी के साथ ही और गांधी जी की शिक्षाओं के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में आज़ादी के बाद वर्ष 1952 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिस प्रोग्राम का नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। याद रखिएगा, भारत में आज़ादी के बाद भारत सरकार के प्रयासों से वर्ष 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थानीय स्वशासन पर कार्य करने के लिए लागू किया गया या बनाया गया। ये प्रोग्राम भारत के 55 विकास खंडों में लागू किया गया। कितने विकास खंडों में? 55 विकास खंडों में। कब लागू किया गया? 1952। इसको याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में आता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बनाने के बाद ये तय किया गया कि अगले 5 सालों में इसके लिए इसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, और ऐसा ही हुआ। वर्ष 1957 में, याद रखिएगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कब किया गया गठन? 1957 में। भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गठित की गई ये पहली समिति थी, स्वतंत्र भारत की पहली समिति थी। इस समिति ने भारत में विकेंद्रीकरण को बढ़ाने की सिफारिश की। कौन सा? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? शासन प्रशासन की जो शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं, उन्हें सहयोगी निकायों में बांट देना ही क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो भाई विकेंद्रीकरण की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। कब की? 1957 में। साथ ही साथ इन्होंने 3 स्तर पर भारत में स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज की स्थापना की वकालत की। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। यह परीक्षा में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता ने कितने स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की बात कही? 3 स्तर पर। पहला ग्राम स्तर पर, दूसरा ब्लॉक या जनपद स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर। पहला ग्राम, दूसरा ब्लॉक या जनपद, और तीसरा जिला स्तर पर। 3 स्तर पर पंचायतों की गठन की बात की। इसके बाद देखिए, इसी समिति की आधार पर भारत में 3 क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय स्थापित की गई। मैंने कहा भारत के 3 क्षेत्रों में, हमें जानना जरूरी है कौन कौन से ये 3 क्षेत्र हैं। तो भारत के 3 क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पहला जो क्षेत्र था वो भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को, तारीख याद रखिएगा, ये 3 देखिए क्षेत्र पर लागू की गई त्रिस्तरीय व्यवस्था। एक 2 अक्टूबर 1959 को
राजस्थान के नागौर रियासत के अंतर्गत भारत में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई। ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। कितने तारीख को? 2 अक्टूबर 1959 को। इसको लागू किसने करवाया? तो लागू करवाया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कितनी तारीख को? 2 अक्टूबर 1959 को। इसके बाद देखिए 11 अक्टूबर 1959 को ही, किस तारीख को? 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश के महमूदनगर जिले के अंतर्गत साद नगर के अंतर्गत भारत में द्वितीय त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का गठन किया गया। कहां पर? फिर से सुनिए, आंध्र प्रदेश के महमूदनगर नामक जिले के अंतर्गत साद नगर नामक भाग में भारत में द्वितीय त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का गठन किया गया। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो भाई भारत में पहला पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कहां लागू हुई? राजस्थान में। और दूसरी कहां लागू हुई? आंध्र प्रदेश में। अब भाई बात कर लेते हैं साथ में मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था कब लागू की गई? तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था 1985 में लागू की गई। अच्छा, ये तीनों क्षेत्रों में जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की जा रही है वो किस समिति की सिफारिश के आधार पर की जा रही है? वो समिति है बलवंत राय मेहता। जो कब बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी 1957 में। 1959 में राजस्थान, 1959 में 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश और 1985 में मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए भारत में इस समिति के गठन के बाद भारत में अगली जो समिति बनाई गई वो थी, दूसरी समिति थी अशोक मेहता समिति। क्या नाम था? अशोक मेहता समिति। ये कब बनाई गई? तो ये बनाई गई 1977 को, मतलब 1957 के 20 साल बाद अशोक मेहता समिति बनाई गई। और इस समिति ने सिफारिश की कि भारत में स्थानीय स्तर 2 भागों में बांटा जाना चाहिए, अर्थात 2 स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अशोक मेहता ने कितनी स्तर पर पंचायतों के गठन की बात की थी? 2 स्तर पर। फिर देखेंगे तीसरी जो समिति बनाई गई वो समिति थी GV राव समिति। कौन सी थी? GV राव समिति। इस समिति का गठन कब किया गया? तो इस समिति का गठन किया गया इस समिति का गठन कब किया गया? तो इस समिति का गठन किया गया भाई 1985 में। कब किया गया? 1985 में। इस समिति ने भारत में 4 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की। कितने स्तर पर? 4 स्तर पर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये परीक्षा में आता है। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर पर, अशोक मेहता ने 2 स्तर पर, GV राव समिति ने कितने स्तर पर? 4 स्तर पर। और ये कब बनाई गई? 1985 में। इन्होंने 4 स्तर पर पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इसके बाद देखिए चौथी समिति बनाई गई पंचायती राज के लिए और इस समिति का नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। क्या नाम था इस समिति का? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। कौन सी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये समिति कब बनाई गई? पहले तो यही क्वेश्चन आता है। तो ये बनाई गई समिति 1986 में। याद रखिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए 4 समिति बनाई गई आज़ादी के बाद, है ना? कौन कौन सी? बलवंत राय मेहता, दूसरा अशोक मेहता, तीसरा GV राव समिति और चौथी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 1986। ये समिति भारत में पंचायती राज की व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण समिति है। इस समिति की सिफारिशें निम्न हैं। ध्यान से सुनिएगा, समिति की सिफारिशें ये परीक्षा में आती हैं। पहला, इस समिति ने सबसे पहले ये कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। देखिए परीक्षा में क्या आया, किस समिति ने ये कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए? तो सबसे पहले लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा कि पंचायतों को कैसा दर्जा देना चाहिए? संवैधानिक। दूसरा, इन्होंने कहा कि पंचायतों में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए जाने चाहिए। किस समिति ने कहा ये? तो किसने कहा? लक्ष्मीमल सिंघवी ने। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव। तीसरी इनकी रिकमेंडेशन थी कि भारत में पंचायतों को अगर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी देना है तो उन्हें आर्थिक आधार या आर्थिक उपार्जन के साधन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मतलब इन्होंने 3 चीज़ें कही। पहला ध्यान से सुनिएगा
संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, दूसरा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाने चाहिए, और तीसरा इन्होंने कहा कि यहाँ पर आर्थिक साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि ये अपने विकास को स्वयं कर सकें। इन्होंने ही पंचायतों को लोकतंत्र की मूर्ति कहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। किसने कहा लोकतंत्र की मूर्ति पंचायतों को? तो पंचायतों को लोकतंत्र की मूर्ति लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा है। अब भाई लक्ष्मीमल सिंघवी की रिपोर्ट जब आ गई तो भारत सरकार इस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए, याद रखिएगा, भारत सरकार इस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए संसद में एक बिल लेके आई। याद रखिएगा, संसद में क्या लेके आई? बिल लेके। और ये ऐसा बिल था 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद में लाया गया ये पहला बिल था। याद रखिएगा, संसद में लाया ये पहला बिल था जिसका नाम था 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसको कौन लेके आया? तो इसको राजीव गांधी सरकार लेके आई। कौन सी सरकार लेके आई? राजीव गांधी सरकार। इत्तेफाक देखिए कि राजीव गांधी की मृत्यु हो गई और ये बिल पास नहीं हो पाया। तो भाई भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पहला प्रयास संसद के रूप में कौन सा किया गया? 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत। इसी के बाद देखिए बीपी सिंह की सरकार आई। किसकी सरकार आई? बीपी सिंह की सरकार। इन्होंने भी राजीव गांधी के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया, किंतु उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई और इस सरकार ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद में दूसरा अधिनियम लेकर आए। और इस अधिनियम को क्या कहते हैं देखेंगे यहाँ पर। इस अधिनियम को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहते हैं। क्या कहते हैं? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा लाया गया ये संशोधन अधिनियम था और इसके अंतर्गत ये 1992 में क्या हो गया? पारित हो गया। और पारित होने के साथ ही इस संशोधन अधिनियम को लागू कब से किया गया? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 को। इसको लागू कब किया गया? तो इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। आया कब? पारित कब होगा? 1992 में। आया भी 1992 में, पारित भी 1992 में हो गया। लागू कब हो गया? 24 अप्रैल 1993 को। और यही कारण है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी कहा जाता है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, मैंने बात की कि भारत में पंचायती राज कैसे आया, इसका इतिहास आज़ादी के पहले क्या था और आज़ादी के बाद भारत सरकार ने किस तरह से प्रयास किए, कौन कौन सी समितियां बनी और इनका किस समय गठन किया, इनका क्या सलाह थी, क्या मशवरा था, उस पर बात की। अब देखिए, इसके बाद जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो इसी के बाद हम बनाएंगे, उसमें सब कुछ देखेंगे कि कौन सा भाग जोड़ा गया, कौन सा भाग हटाया गया, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, कितने विषय शामिल किए गए, किस तारीख को मध्य प्रदेश में लागू हुआ, इस तमाम चीज़ों पर कितने अनुच्छेद हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, जो उपलब्ध डाटा कराया जा रहा है, जो जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।